नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हरियाणा विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर में पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन बादली के कुलाना गांव में किया गया था। कार्यक्रम में 36 बिरादरी के लोगों समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने और उनके साथ जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है बल्कि विश्व में काफी ताकतवर बन चुका है। बीजेपी देश की संस्कृति को पुनर्जागृत करने का काम कर रही है। भारत की एक ऐसा देश है जिसके सैनिकों ने पाकिस्तान को जाकर आतंकवाद का खात्मा वहां किया है। वहीं कांग्रेस को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये मेरा दायित्व है कि पूरा हरियाणा विकसित हो, आगे बढ़े। संस्थाओं के जरिए किए जा रहे कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने राजपूत धर्मशाला को अनुदान देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अग्निवीरों को हमारी सरकार नौकरी देगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने मातनहेन में सैनिक स्कूल को लेकर रक्षा मंत्री से आग्रह किया है। साथ ही अपने संबोधन में सीएम ने किसान स्कूल को मंजूर किए जाने की बात कही है। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो। एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। कि कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिला न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है। 3000 भर्ती वहां से निकली है। एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती, उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल, इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। फिर किसान स्कूल, जो धनखड़ जी ने कहा कि किसान स्कूल है यहां, तो किसान स्कूल को उसको मंजूर किया जाता है। वो स्किलिंग का स्कूल, हुनर के विकास का स्कूल, उसमें तुरंत चलाया जाएगा अगले सेशन से, इसलिए वो बिल्डिंग खाली नहीं रहेगी। उस स्कूल का भी और ये काम पूरा कर दिया जाए।
वहीं झज्जर में सड़कों की मरम्मत पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिले में सड़कों के मरम्मत के लिए 100 करोड़ का काम कराया जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सेक्टर में जो भी काम रुके हुए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा है कि जिले में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जो भी दिक्कतें आई हैं उसको समाधान उसका किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ही आपका कराया जाएगा। जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। एचएसवीपी के सेक्टर्स, इसमें नए सेक्टर बनाने की बात आई है। सेक्टर 6 पहले से विकसित है, आधा पार्ट और विकसित किया जाएगा जो बाकी बचा है। सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा और जिनकी जरूरत है प्लाटों की, वो प्लॉट भी दिए जाएंगे और 2 महीने में वहां की जो सड़कें, वहां का जो विकास का काम है झज्जर का, वो भी पूरा करा दिया जाएगा। मित्रों, बहुत सी मांगे हैं। एक जल भराव है खेतों में, लगभग 10,000 एकड़ के अंदर जल भराव, ये भी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। अगले 2 महीने के अंदर पानी इसका बाहर निकाल करके और बोने लायक वो जमीन बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए आपकी रबी की फसल उसमें बोई जा सके, इसका जरूर प्रबंध। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की हवाओं में ही वीरता की गाथाएं हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की गणना महान शासकों में होती है। पृथ्वीराज चौहान के प्रति लोगों में अपार सम्मान है और पृथ्वीराज के बाद भी देश में किस तरीके से शासन किया गया, तमाम तरीके की उन्होंने बातें कही। इस दरमियान सुनिए। कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों, सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं, उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। 2014 के पहले 10वें 11वें स्थान पर था। 8 साल में ही वह करिश्मा यह हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज में वह हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप करके अब दुनिया के 5 बड़े देशों की कतार में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहनों भाइयों, 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, नंबर 1।
वहीं सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री संत प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री है, विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा है, जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनके दिल में तड़प है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं, मैंने उन्हें नजदीकी से देखा है। सत्ता के शिखर पर बैठे मुख्यमंत्री पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आप लोग कोई धर्मशाला बना रहे हैं। और देखा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरिया दिली दिखाई है, बहुत दरिया दिली दिखाई है। अरे नहीं दिखाई है, अरे एक रहस्य उसके पीछे छिपा है, एक रहस्य छिपा है, आप लोगों को मालूम नहीं है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अन्यथा कोई ले, आपका मुख्यमंत्री, आप चाहे जो भी कह लें, संत प्रकृति का मुख्यमंत्री है। बहनों भाइयों, संत प्रकृति का आपका मुख्यमंत्री है। विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की उनके दिलों में तड़पन है। और मैं किसी की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए प्रशंसा की जाए। सभी राज्यों में जाता हूं, सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं, नजदीक से मैंने देखा है। कोई छोटी बात है, सत्ता के शिखर पर कोई बैठा हो और कोई मां का लाल उंगली उठा करे यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी के शहीद स्टेडियम में बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में आयोजित 76वें वार्षिक दीवान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सांसद कार्तिक शर्मा, निकाय मंत्री कमल गुप्ता, सांसद ब्रजेंद्र सिंह और हांसी विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे। आपको बता दें, श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के समागम निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे न केवल आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिलती है, बल्कि इससे समाज में एक नई ऊर्जा, ताकत और सामाजिक सुरक्षा की भावना का संचार भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस प्रकार के समागम में अवश्य पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी को हम पढ़ते हैं या कलाकारों के माध्यम से उनकी जीवनी को नाटक द्वारा दर्शाया जाता है, उसे देखते हैं और उनके जीवन पर तैयार भजन सुनते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार का उनका जीवन रहा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बंदा साहब की बात कही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल वार्षिक दीवान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की हजूरी में अज वो महान योद्धा, महान शख्सियत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मृति दे विच जिहड़ा दीवान सजाया जा रहा है। बाबा जतेंद्रपाल सिंह जी सोढ़ी 10वें वंशावली इस नाते जो शख्सियत आज सानू आशीर्वाद देंदे ने, वाहिगुरू जी की कृपा नाल आज दीवान इहदा इत्थे समापन हो रहा है। सब तो पहला मैं जिन्नी साध संगत है, जिन्हें स्टेज पे बैठे साडे बड़ी बड़ी शख्सियत, साडे मंत्री, साडे मैंबर पार्लीमेंट साहबान, पूर्व मंत्री, विधायक साहबान, होर भी किन्ने रागी साहबान ते समाज के नाल जुड़िया बड़िया बड़िया शख्सियत, ना केवल हरियाणा तो बल्कि मैं देख रहा कि बाहरों भी आए कुछ सज्जन मैंने मिले है। मैं सब तो पहला उन्होंने सब नूं जी आया आखना। मन दे विच विषय तो बहुत ने, बहुत सारे मुद्दों पर गल करने की इच्छा करती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी उन्होंने जे असी पढ़ने या कलाकारां राही उन्होंने जीवनी वख-वख तरीकों नाल दर्शाई जाती है, भावें प्रदर्शनी राही, भावें कोई कला राही। बहुत सारे उन्होंने जीवन पे नाटक बने हैं,
कवितावां लिखी हैं, भजन बने हैं, जिसले उन्होंने सुनने हैं रोंगटे खड़े होंगे हैं कि किस तरह का उन्होंने जीवन सीगा। अपनी संस्कृति को अगे बढ़ाने वास्ते, देश की गुलामी को खत्म करके आजादी का एक परचम लहराने वास्ते, मुगलों के खिलाफ जिहड़े आतताई आक्रमणकारी साडे देश के उत्ते उस वेले जुल्म कर रहे थे, गुरु पुत्रां की जिहड़ी शहादत हुई उसका बदला भी उन्होंने लिया। खूब लड़ाइयां हुई, अपनी शहादत भी दी। अपने पुत्र बाबा अजय सिंह जी की शहादत भी हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने प्रेरणा दी कि संत की बजाय एक सिपाही बन के जिथे लोड़ है उत्थे काम करो। उधर भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हिमाचल और गुजरात में बीजेपी के जीत का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस की कलह और केजरीवाल के दावों पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। चुनाव के वक्त कांग्रेस झूठे घोषणा करती रहती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कर्जे माफ़ी का 2 लाख रुपए तक का किया था, वो नहीं किए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में झूठे वायदे किए थे। कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और गुजरात तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रदेश है, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केजरीवाल जी इतनी ज़बरदस्त झूठ बोलते हैं। आईबी की रिपोर्ट तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास जाती है, केजरीवाल जी के पास नहीं जाती। लोगों को मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, झूठे नारे देना, ये केजरीवाल जी का काम है। और केजरीवाल जी यहाँ आदमपुर में भी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके आए, अपने खुद आए, झूठे नारे दिए और 3000 वोट आए। यही हाल उनका वहाँ गुजरात में होने वाला। निश्चित तौर पर जो भारी मतदान हुआ है, इससे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो रिवाज बदलने का था हर बार सरकार का, वो बदलेगा और दोबारा से भाजपा की सरकार आएगी। लोगों को जो फ़ायदा मिला है नीतियाँ बना करके, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। और जो ये लारे लप्पे देने वाली आम आदमी पार्टी थी, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसको लोग वोट नहीं देंगे। और हिमाचल प्रदेश सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है। निश्चित तौर पर वो मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए भाजपा को जिताएगी। नहीं, चुनाव के बाद की बात नहीं। कांग्रेस की कई सालों से एक बड़ी पार्टी है कि वो एक घर की भक्ति करते हैं और छत्रप हैं छोटे छोटे। और सारे नेता कांग्रेस के ऐसे हो चुके हैं, नाम बड़े हैं, लीडर बड़े हैं और विधानसभा में जाने की इनकी हैसियत नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं और कांग्रेस को डुबोने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, किसी और की जरूरत नहीं। वो कानून अपना काम करेगा, हमला किसी पे नहीं होना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश जी का भी इतिहास जो है कोई अच्छा नहीं रहा। महम कांड से लेकर के, ग्रीन ब्रिगेड से लेकर के, उनके ऊपर जनता ज़्यादा भरोसा नहीं। वहीं करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में है, हुड्डा को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में लोगों के विश्वास की जीत हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली के सीएम जानते हैं कि पराली कहां चल रही है। के जो मित्र हैं, ये बापू बेटे की पार्टी है और पुत्र मोह में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में है। उसे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, न कांग्रेस की जरूरत पहले थी, न कांग्रेस की जरूरत आज है। और आदमपुर का जो कुलदी विश्व के भव्य विश्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी, तो हरियाणा में जो ऐतिहासिक विकास है ये उसकी जीत है और लोगों की जीत। हर चीज में, पराली में जो पहले थी, किसान भी, मजदूर भी, हर चीज नियम की पालना करता है। और हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी चीज को नहीं मानते।
उनको पूरी जानकारी है, पराली कहाँ जल रही है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। और प्रदूषण से लाखों करोड़ों लोगों को जीना दुर्लभ हुआ है और लोगों को तरह तरह की बीमारी लगी है। मैं तो यही कहना कि पराली के लिए रास्ते निकालने, जैसे सब्सिडी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सब्सिडियाँ दी हैं और किसानों को जागरूक करने का काम किया, इस तरह पंजाब सरकार भी करे और दिल्ली सरकार के लोग। अभी हम आपके जो बेड़े में 31 मार्च तक, हमको बेड़े में पहले 4500 गज थे, हमने बेड़े में 5300 गज का बेड़ा बनाने का काम किया है और 51,5000 के आसपास हम 31 मार्च तक बेड़े में बस शामिल कर देंगे। 809 बस बननी है, 200 बस बननी, बाकी हर महीने 100-150 बस आती है और 31 मार्च तक 1300 बिल्डअप बस हरियाणा रोड के बेड़े में शामिल है। रेवाड़ी को इसी साल मनेठी में एम्स की सौगात मिलेगी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि एम्स को लेकर सीएम से बात हो चुकी है और इसी साल एम्स का शिलान्यास होगा। जितना लेट हुआ उसका तो आपको भी कारण पता है कि जमीन अवेलेबल ना होने की वजह से सारा मामला डिले हुआ, लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये चाहती है कि जितना जल्दी इसका शिलान्यास हो उतना अच्छा रहेगा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भी इसका जल्दी से शिलान्यास करवाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी हम प्रयास करेंगे कि इसी साल इस प्रोजेक्ट का, एम्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास हम करवाएं। तो मुझे विश्वास है कि इसी साल इसका शिलान्यास, एम्स का शिलान्यास माजरा के अंदर होगा। तो जितना उधर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर पलटवार किया है। किरण चौधरी ने कहा कि यदि प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चलते तो पार्टी में बिखराव होगी। वहीं बीजेपी में जाने की खबरों पर किरण चौधरी ने कहा कि मेरी पार्टी में कुछ मेरे ऐसे शुभचिंतक हैं जो कि मुझे पार्टी में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगी। उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत जरूरी होती है। पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। ये काम होता है और पार्टी अध्यक्ष को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाने पड़ते हैं। ये अध्यक्ष की बात होती है, जो ऊपर आदमी बैठता है ये उसका काम होता है, ये किसी और का काम नहीं होता। तो किस तरह से जोड़ना है, किसको बुला के जो है सलाह मशवरा करना है, सबको बिठाओ, सबको मिलाओ, ये काम पार्टी अध्यक्ष का होता है, किसी और का नहीं होता। अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ही अगर नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं होगी तो बिखराव होगा ही। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि पार्टी के अंदर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं निकलूं, बाहर भागूं। ये है, उनके दिमाग में चलता रहता है ये, और ये जो है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि इन शुभचिंतकों को मालूम होना चाहिए कि किरण चौधरी जो है भागने वालों में से नहीं है। उदय भान जी कैथल में 11,000 मीट्रिक टन और हरियाणा में लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कैथल पहुंचे सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में लगभग 100 करोड़ सड़ गया है, यहां गेहूं नहीं सड़ा। गरीब को जो रोटी है, जो सत्ता का गुड़ है, और बता जाए कि उन्होंने कहा कि हिमाकत तो देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और फिर जिन लुटेरों ने गरीब की रोटी को छीना उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कहा कि ये सब भगवान का कसूर है। 100 करोड़ के नजदीक का गेहूं सड़ गया। गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है, भगवान के कसूर के कारण
100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो खत्म हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही खट्टर सरकार का तौर तरीका है। हम इसकी ना केवल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये दर्शाता है ये गेहूं किसके लिए था। ये गेहूं अनुसूचित जाति एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के, गरीब जो हैं उनके लिए ये गेहूं था। उनके घरों में जाता, उनके बच्चों का पेट पालता, परंतु उसकी बजाय अफसर उसे डकार गए, सरकार में बैठे सफेद पोश उसे डकार गए और अब भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।